विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दृष्टिकोण 7 जीवन एक कहानी, एपिसोड 3। दार्जिलिंग पहुंचकर मिसेस दत्ता ने मुझे उनके घर के एक सुंदर कमरे को दिखाया और कहा, अब से यह तुम्हारा कमरा है बेटी। ये कमरा मेरी बेटी पारोमिता की थी और अब से हम तुम्हें पारोमिता ही बुलाएंगे। तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। उस दिन से मिसेस दत्ता में मुझे अपनी माँ मिल गई थी। मैं उनके जाने के बाद अपना सामान खोला और मैं फिर से भेरिये के गिफ्ट्स को देखने लगी और लगा कि मैंने जो बातें उस हाथ से कही थीं, वैसे ही गिफ्ट भेरिये ने मेरे लिए रखी थी। ये इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि भेरिया मुझसे कभी भी ठीक से बात तक नहीं किया, तो वो मेरी पसंद न पसंद कैसे समझ सकता था। मुझे अपनी जन्मदिन खुद याद नहीं, यहाँ तक कि ग्रेव में किसी को पता नहीं कि मेरा जन्मदिन कब है, तो भेरिया कैसे जान सकता है कि मेरा जन्मदिन कब है। साथ ही मैंने कभी हाथ को नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन कब है, तो हाथ मुझे कैसे शुभकामनाएं दे सकता है उस रात को। मेरा जन्म की तारीख सिर्फ मिस पॉल ने ग्रेव के रिकॉर्ड्स के लिए लिखा था। क्या हाथ का व्यक्तित्व ग्रेव के रिकॉर्ड्स को देखने का अधिकार रखता था, या भेरिया जिसे मेरी परवाह ही नहीं थी, वो मेरे जन्मदिन की तारीख क्यों देखेगा। मैंने अक्सर देखा था कि भेरिया सिर्फ मुझे ही चोरी चोरी देखता था। उसकी नजरें हर जगह सिर्फ मुझे ही ढूंढती थीं। एक बार की बात थी जब हम सभी बच्चे ग्रेव का रोज बनने वाला खाना खा रहे थे और भेरिया के लिए मिस पॉल ने अलग से खाना बनाया था। भेरिया जिद करके मिस पॉल को मजबूर कर दिया था कि वही खाना मुझे भी मिस पॉल दे। क्या ये सब भेरिया इसलिए कर रहा था कि सयाद वो ही उस हाथ का व्यक्तित्व था? क्या भेरिया ही था जो मुझे अक्सर काल कोठरी से बाहर निकालता था? क्या भेरिया मुझसे प्यार करता था? क्या भेरिया मिस पॉल को उसकी चाहत के बारे में बता दिया था? अगर भेरिया ही वो हाथ का व्यक्तित्व था, तो उसने कभी मुझसे उसके दिल की बात क्यों नहीं बोली? शायद मिस पॉल मुझे ग्रेव में यही समझने की कोशिश कर रही थी कि मैंने अपनी नफरत की वजह से हमेशा भेरिये को गलत समझा। मैं कभी भेरिये को समझने की कोशिश ही नहीं की। जैसे रूपकथा में भेरिये के लिए बुरा सिर्फ लिख दिया गया है और लोग सिर्फ लिखे हुए बुराइयों को पढ़कर भेरिये को एक दुष्ट आत्मा मानने लगे हैं। मैंने भी भेरिये को बुरा लड़का सिर्फ मान लिया था, और अब जब मुझे समझ आया, तब मेरी भेरिये के प्रति नफरत शुभेंदु के लिए प्यार में तब्दील होने लगी है। मैंने भेरिये के साथ बहुत बुरा किया था और मैं शुभेंदु से मिलना चाहती थी। मैं उससे मेरी द्वारा दिए गए जख्मों की माफी मांगना चाहती थी। मैंने माँ से एक बार फिर से ग्रेव जाने की इच्छा जाहिर की और उन्हें सब कुछ बताया कि मैंने कैसे ग्रेव में शुभेंदु को जख्मी किया है और मैं आखिरी बार ग्रेव में जाना चाहती हूँ। शुभेंदु और मिस पॉल से माफी मांगना चाहती हूँ। माँ ने पिताजी से बात की और वो 1 हफ्ते के बाद मुझे ग्रेव में ले जाने वाले थे, पर ये 1 हफ्ते जैसे जन्मों की तरह लेम लग रहे थे। मैं 1 हफ्ते बाद जब ग्रेव में गई, तब ग्रेव का माहौल बदला बदला था। सभी बच्चे शैतानियां कर रहे थे। ग्रेव में अब एक कोने में गंदगी नजर आ रही थी। बच्चों के सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। ग्रेव से जैसे अनुशासनहीनता ने घर बना लिया था। हम मिस पॉल के कमरे तक पहुंचते पहुंचते ये महसूस कर रहे थे कि जीवन हो या स्थान, अनुशासन का क्या महत्व है। मिस पॉल का आधे घंटे का भाषण अनुशासन पर का महत्व अब समझ में आ रहा था। हम जब मिस पॉल के कमरे में पहुंचे, तब वहां कोई और चेयर पर बैठी थी। उसने हमें बैठने का निवेदन किया और हमसे ग्रेव में आने का कारण पूछा। माँ ने कारण बताया। तब नई वार्डन ने हमें बताया कि मिस पॉल ने वार्डन के पदवी से इस्तीफा दे दिया है और वो कहीं चली गई हैं। मैंने नए वार्डन से शुभेंदु के बारे में पूछा। तब नई वार्डन ने शुभेंदु नमक किसी भी बच्चे का ग्रेव में होने से इनकार कर दिया और कहा कि इस नाम का कोई भी बच्चा यहाँ कभी था ही नहीं, और सिस्टर मरियम नाम की कोई सिस्टर ग्रेव में नहीं थी और ना है। मैंने बच्चों से पूछने की बात नई वार्डन को बताया और नई वार्डन ने सबके सामने पूछा, पर किसी भी बच्चे ने सिस्टर मरियम और शुभेंदु के ग्रेव में होने की बात को माना ही नहीं। ये मेरी माँ और पिताजी के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। शायद वो सोच रहे होंगे कि उनकी दत्तक पुत्री मानसिक रोगी हो, पर उन्होंने कुछ न कहते हुए नई वार्डन से माफी मांगी और चुपचाप वहां से निकल गए। ग्रेव से मायूस होकर दार्जिलिंग के रास्ते में मैंने माँ और पिताजी से पूछा कि क्या वो कभी सिस्टर मरियम से मिली थी। उन्होंने इनकार करते हुए मुझसे सोने के लिए कहा और पूरे रास्ते में शांत, एकदम मौन रहे। मैं हमेशा ये मानता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता।
ना ही किसी के मेरे पास आके कहने पर किसी व्यक्ति का आकलन नहीं करता। मैं हमेशा उस व्यक्ति से मिलकर उसको समझने की कोशिश करता हूं, फिर अपने विचार या धारणा बनाता हूं। अगर पारोमिता ने शुभेंदु से बात करने की और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती तो शायद समझ पाती कि शुभेंदु एक भेड़िया नहीं, एक अच्छा मनुष्य है। इसीलिए मैं कहता हूं कि परिस्थिति या व्यक्ति को देखने का सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बिना परखे ही किसी के बारे में अपनी विचारधारा का निर्धारण मत करिए। दार्जिलिंग आर्मी स्कूल में मेरी सिर्फ एक सहेली थी। मैं किसी भी और छात्र से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। स्कूल मेरे घर से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए मैं और मेरी सहेली पैदल घर से स्कूल और स्कूल से घर आते जाते थे। हम पहाड़ी रास्ते का आनंद लेते हुए इस सफर को तय करते थे। मैं हर रोज ये महसूस करती थी कि जैसे कोई हमारे पीछे कुछ दूरी पर चलता था, और जैसे ही मैं पीछे देखती थी वो झाड़ियों में छुप जाता था। वो शायद कोई साया था जो हमारा पीछा करता था, पर हमारे सामने कभी नहीं आता था। एक बार मैं दार्जिलिंग इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए सेंट जोसेफ में गई थी। अगर मैं तब तुमको जानती तो बहुत मजा आता। मुझे सेंट जोसेफ में अकेलापन नहीं खलता। सेंट जोसेफ में मुझे एक लड़का दिखा जो कि भेड़िए की याद दिलाता था। मैं उस लड़के को छुप छुप कर देखती थी। उसकी नजरें कई बार मेरी नजरों से टकराई, पर उसने मुझे नहीं पहचाना। वो शायद सिर्फ शुभेंदु की तरह दिखता था, या वो तो शायद मेरी कल्पना मात्र थी। क्या तुम किसी शुभेंदु नाम के लड़के को जानते हो जो तुम्हारे साथ सेंट जोसेफ में था? नहीं, दरअसल मैं सेंट जोसेफ में एक ग्रुप का हिस्सा था जिसमें सिर्फ 5 सदस्य थे। उसके अलावा मैं किसी से दोस्ती नहीं कर पाया। चलो, शाम होने लगी हैं, हमें हॉस्टल जाना चाहिए। भैरवनाथ ने उसके हॉस्टल रूम में जाते ही देखा कि उसके बिस्तर पर किसी के कपड़े रखे थे और 2 सूटकेस एकदम सलीके से दीवार के साथ रखी थी। कुछ देर बाद एक 6 फीट 5 इंच का हट्टा कट्टा लड़का बाथरूम से बाहर निकला, जो कि एक डेनिम ब्लू जीन्स और एक भगवा रंग का शार्ट कुर्ते में आया और भैरवनाथ की तरफ हाथ आगे करता हुआ बोला, मैं शुभेंदुनाथ चटर्जी हूं। मैं तुम्हारा रूममेट हूं। मैंने तुम्हारा नाम हॉस्टल के रजिस्टर में देखा। तुम पूज हो ना, कृष्णा मुरारी का दोस्त। भैरवनाथ शुभेंदु को आश्चर्य से देखता रहा और पारोमिता की कही बात को याद कर सोचता रहा कि क्या ये वही शुभेंदु है, पारोमिता का भेड़िया? भैरवनाथ पूछना चाहता था, पर वो सिर्फ हैं बोला और चुप रहा। शुभेंदु ने कहा, पूज, क्या सोच रहे हो? तुम अभी भी लोगों के आखिरी शब्द याद रखते हो? अगर तुम याद रखते हो तो बताओ, तुम्हारी दोस्त जिसको तुम अभी अभी गर्ल्स हॉस्टल तक छोड़कर आ रहे हो ने तुम्हें जो कहानी सुनाई, उसमें भेड़िए के आखिरी शब्द क्या थे? तुम्हें कैसे पता भेदिए के बारे में? क्या तुम ही हो पारोमिता का शुभेंदु, यानी कि भेड़िया? वैसे मैंने तुम्हें कभी भी सेंट जोसेफ में नहीं देखा। पूज, तुम जब सेंट जोसेफ में थे तब तुम तुम्हारी बनाई हुई दुनिया में खोए रहते थे, जिसमें चारुलता के अलावा तुम लोग किसी भी दूसरे छात्र को जानते तक नहीं थे और न कभी जानने की कोशिश की। तुम और तुम्हारे दोस्त कृष्णा मुरारी, वरुण और सबकी केंद्र बिंदु चारुलता पूरे सेंट में खुद को महान समझते थे। तुम महान थे। लेखकों और मशहूर हस्तियों की आखिरी शब्द याद रखने में चारुलता महान थी, उसकी शराब पीने और पता नहीं किस भूल भुलैया की तलाश में खोए रहने के लिए। सभी छात्र सेंट जोसेफ में चारुलता के लिए कहते थे कि चारुलता, जाओ वहां ना जाने कहां, लाओ उसे ना जाने किसे। और वरुण महान बंदर था जो तुम लोगों के इशारे पर नाचता था। पूज, आज पहली बार तुम मुझको मिल रहे हो, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पर तुम चारों दोस्त सेंट जोसेफ में नमूने लगते थे। किसी दिन जब तुम्हारी मुझसे विचारों की लड़ाई होगी, तब मैं उजागर कि तुम तीनों क्या गलती कर रहे थे। मैं आता हूं कैंपस का चक्कर मारकर। तुम चाहो तो हम सब एक साथ डिनर के लिए जा सकते हैं। अपना भैरव शुभेंदु की कही बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसे शुभेंदु से नफरत होने लगी थी कि शुभेंदु कौन होता है उसके दोस्तों के बारे में कहने वाला। शुभेंदु को चारुलता के दुख के बारे में पता ही क्या था। चारुलता कितनी दुखी थी। उसने अपनी मां को खोया था और उसके पिताजी उसे दोषी मानते थे। चारुलता कितनी दुखी थी। कृष्णा मुरारी कितना गरीब था। उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी, फिर भी उसे सेंट जोसेफ में भेजा था। भैरवनाथ ने सोचा कि वो शुभेंदु को जवाब देगा
और बताएगा कि पूरा सेंट जोसेफ उनके बारे में गलत धारणा रखते थे। भैरवनाथ ने गुस्से में निर्णय लिया कि आज भले ही वह शुभेंदु से पहली बार मिला हो और चाहे आज ही आखिरी मुलाकात हो, पर वो शुभेंदु को जवाब देकर रहेगा। भैरवनाथ गुस्से में ये भूल गया कि उसने शुभेंदु से पूछा था कि वो कैसे जानता है पारोमिता ने कौन सी कहानी उसे सुनाई। भैरवनाथ भी शुभेंदु के जाने के बाद कुछ देर में रूम से निकल गया और जहां वो पारोमिता के साथ आज उसकी कहानी रहा था से कुछ दूर पर रुक गया और उस जगह को देखने लगा और सोचने लगा कि शुभेंदु हो सकता है कहीं छुपकर उनकी कहानी सुन रहा था, पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां कोई छुपकर सुन सके, तो शुभेंदु कैसे सुन सकता था उनके बीच की बात। भैरवनाथ के दिमाग में आया कि कहीं शुभेंदु सच में कोई आत्मा तो नहीं जिसे किसी ने भी ग्रेव में कभी देखा ही नहीं, पर सिर्फ पारोमिता और मिस पॉल को वो दिखता था, या शुभेंदु कहीं पारोमिता के उसको गले में की हुई कंपास के घाव से मृत्यु हो गई हो और अब उसकी आत्मा अब पारोमिता से बदला लेने आया हो। अगर ऐसा है तो सिस्टर मरियम भी एक आत्मा थी। अगर शुभेंदु एक आत्मा था तो वो हॉस्टल में आया ही नहीं और कोई दूसरा रूममेट को आना चाहिए। वो हॉस्टल प्रशासनिक कार्यालय से उसके रूममेट का नाम देख सकता है। भैरवनाथ ने तय किया कि अगली सुबह जब प्रशासनिक कार्यालय खुलेगा तब वो इस सोच की पुष्टि करेगा। उसे आज रात के लिए सिर्फ इंतजार करना है और शुभेंदु या शुभेंदु की आत्मा के साथ रात बिताए। वैसे भी भैरवनाथ को चारुलता की आत्मा के साथ रात बिताने का अनुभव था। भैरवनाथ टहलते हुए कैफेटेरिया चला गया और उसने शुभेंदुनाथ को पूरे कैफेटेरिया में ढूंढा, पर उसको शुभेंदु कहीं नहीं दिखा और वो एक टेबल में जाके बैठ गया। उसने खाना चखा जिसमें दाल थी, जो कि नाम के लिए दाल थी। सभी हॉस्टल की तरह दाल काम पानी ज्यादा थी। आलू गोभी की सब्जी थी, पर गोभी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ गोभी के डंठल थे। भैरवनाथ जैसे तैसे खाना खाया और रूम में जाकर देखा शुभेंदुनाथ उसके पलंग पर लेटा था और वॉकमैन में गाने सुन रहा था। भैरवनाथ को रूम में आता देखकर उसने वॉकमैन बंद करते हुए पूछा, पूछ चलो कैफेटेरिया चलते हैं, आज मैं तुम्हें बढ़िया डिनर करवाता हूं। शुभेंदु, मैं डिनर कर आया हूं। डिनर में आज साधारण हॉस्टल वाली दाल और सब्जी बनी है और तुम इसे अच्छा डिनर कहते हो। पूज, यही तो अंतर है तुम में और मुझ में। जब मैंने तुमसे कहा था कि हम साथ में डिनर के लिए जाएंगे, तब तुम अकेले ही डिनर कर आए। इसका मतलब यह है कि तुम मेरी दोस्ती को ठुकरा कर चले गए और मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करवा आया था। मैं तुमको यही समझाना चाहता था कि तुम सेंट जोसेफ में भी ऐसे ही थे। तुम ही नहीं, तुम्हारे ग्रुप के सभी साथी अपनी ही दुनिया में रहते थे। तुम लोगों ने सभी सहपाठियों के लिए धारणा बना रखा था, पर तुम कभी भी उनके साथ समय नहीं बिताया और ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हारे सहपाठी सही में कैसे हैं। तुम लोग कृष्ण मुरारी के बनाए हुए पूर्व धारणा के अनुसार भेड़चाल चलते रहे और आज भी तुम वही कर रहे हो। किसी की सुनाई कहानी के आधार पर मेरे बारे में अपने दिमाग में मेरी छवि बना ली है। तुम मेरे जाने के बाद मुझे ढूंढने के बजाय हॉस्टल के दूसरे छात्रों के साथ दोस्ती कर सकते थे या मेरे साथ ही चल सकते थे। खैर, अब चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि किसी से दोस्ती करने के फायदे। शुभेंदुनाथ ने भैरव को कैफेटेरिया की रसोई में ले जाकर वहां रखी एक मेज पर बैठाकर वहां के रसोइये से कुछ बोला। फिर कुछ देर रुकने के बाद 2 थालियां लेकर आया। एक थाली भैरवनाथ के सामने रखते हुए खुद भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। भैरवनाथ ने देखा कि थाली में जीरा राइस और चिकन ग्रेवी थी। रसोइया भी एक थाली भोजन लाकर उनके साथ बैठ गया। तब शुभेंदु ने कहा, भैरव, ये मेरे दोस्त हरि दादा हैं और इन्होंने हमारे लिए स्पेशल खाना बनाया है। दादा, ये भैरवनाथ मुखर्जी है, मेरा रूममेट। धन्यवाद दादा, आपने हमारे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया। मैं आपका आभारी हूं दादा। खाना खाते हुए शुभेंदु और हरिदादा ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो दोनों एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हों, जबकि हमारा भैरवनाथ बिना कुछ कहे उन दोनों को देख रहा था। खाना खत्म कर शुभेंदु ने एक बार फिर से हरिदादा का धन्यवाद किया और दोनों रूम की तरह चल दिए। हॉस्टल के कॉरिडोर में कुछ शुभेंदु से बातें कर रहे थे, पर कोई भी भैरवनाथ की तरफ देख भी नहीं रहा था।
रूम में पहुंचकर भैरव ने शुभेंदु से पूछा, शुभेंदु, तुम क्या पहले से हरि दादा को जानते हो, जो उन्होंने तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया और कुछ लड़कों ने तुमसे ऐसे बात की जैसे तुम्हारे अच्छे दोस्त हों? यही तो है दोस्ती करने की कला। मैं किसी को भी पहले से नहीं जानता था, पर आज मैं हॉस्टल के सभी लड़कों और कैफेटेरिया के हरि दादा से दोस्ती की। उनके साथ कुछ देर में उनके दिल में एक जगह बना ली। मैं तुम्हारे साथ भी दोस्ती करने के लिए साथ में डिनर करने की बात कर रहा था। मुझे लगता है कि अब तुम मेरे साथ दोस्त बनने के प्रयास करोगे, न कि किसी के कही कहानी पर पूर्व धारणा नहीं बनाओ। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।